तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपका चैप्टर है, इसमें एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट अब आपको टॉपिक करा रहा हूँ। इस टॉपिक को हम कह रहे हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर हम कहते हैं CRF। इसका मतलब धीरे धीरे किडनी का फंक्शन खराब होता जा रहा है। एक बात देखिए, आप ये समझिएगा कि किडनी का जो फंक्शन है वो ग्रेजुअली क्या होता रहता है, डिटोरिएट। नॉर्मली ये डिसऑर्डर प्रोग्रेसिव होता है। आप नेफ्रॉन के डैमेज को जनरली रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई नेफ्रॉन क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, तो आप उसको दोबारा उसका फंक्शन क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इस पेशेंट को जिसका किडनी का फंक्शन अचानक नहीं, अचानक को आप कहेंगे एक्यूट रीनल फेलियर, जो हमें नहीं पढ़ना है। अगर धीरे धीरे इस किडनी का फंक्शन क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, तो मैं इसके लिए शब्द इस्तेमाल करूंगा क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक का मतलब हो गया एक लॉन्ग स्टैंडिंग। सो हमने ये कहा कि इस कंडीशन को कहते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। अब आपको जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तो किडनी के कुछ फंक्शंस बताए थे। तो अगर किडनी फेल हो रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट को प्रॉब्लम क्या आ रही होगी। पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि इस पेशेंट में पहले ओलिगोयूरिया होगा, यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम होता जाएगा। आपको मैंने बताया था मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट रिक्वायर्ड पर डे वुड बी 400 ml, और 400 ml से कम होना शुरू हो जाएगा यूरिन आउटपुट। हो सकता है ग्रेजुअली ये कंडीशन किसकी तरफ जा रही हो, एनयूरिया, जिसमें एनयूरिया में यूरिन आउटपुट बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो। और इसकी वजह से दिस पेशेंट विल बी सफरिंग फ्रॉम यूरीमिया। यूरीमिया आपको ध्यान होगा, हमने ये कहा था कि ब्लड में यूरिया का लेवल 40 मिलीग्राम परसेंट से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। हम जानते थे कि नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल 15 to 40 मिलीग्राम परसेंट होता है। तो अगर ब्लड यूरिया, अगर किडनी की फंक्शन खराब हो रहा है तो ब्लड यूरिया लेवल क्या होना शुरू होगा, इंक्रीज होगा। ये एक बड़ा कॉमन टेस्ट है ये देखने के लिए कि किडनी फंक्शन ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ गई। नंबर 2 प्रॉब्लम आएगी ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन में ये होगा कि बॉडी पे स्वेलिंग आ सकती है। द पर्सन में हैव एन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड देयरफॉर द पर्सन में डेवलप हाइपरटेंशन। तो आप ये समझ सकते हैं बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू पे स्वेलिंग्स आ सकती हैं, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम और बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किडनी प्रॉपर्ली यूरिन नहीं बना पा रही है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक ये प्रॉब्लम और आएगी, हाइपरटेंशन। नंबर 3 आप जानते हैं कि देयर विल बी सॉल्ट इम्बैलेंस। सॉल्ट इम्बैलेंस में आप ये समझिए कि जो सबसे समस्या गंभीर हो सकती है वो ये हो सकती है कि दैट द पर्सन में डेवलप व्हाट इज कॉल्ड एज हाइपरकैलीमिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हाइपरकैलीमिया इज इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम इन दी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ब्लड में या सीरम में या प्लाज्मा में पोटाशियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। नॉर्मल कंसंट्रेशन हमने देखा था 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट है। तो अगर 6 से ऊपर जा रहा है देन इट बिकम्स वेरी डेंजरस एंड हाइपरकैलीमिया कैन लीड टू अ वेरी रैपिड ऑनसेट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। बहुत जल्दी क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट। इसीलिए हाइपरकैलीमिया एक बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है जो CRF के पेशेंट्स में देखी जाती है। तो हमने ये कहा कि सॉल्ट इंबैलेंस की वजह से इस आदमी में क्या हो सकता है, हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया का मतलब है कि उसके सीरम में पोटाशियम का लेवल क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। नंबर 4 वी नो दैट दिस पर्सन मे हैव माइल्ड एनीमिया। नाउ देयर विल नॉट बी सीवियर एनीमिया बट देयर विल बी माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया की वजह इसलिए होगी कि क्योंकि हम जानते हैं कि किडनी क्या बनाती है, एरिथ्रोपोएटिन, और एरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है RBC प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए वी एक्सपेक्ट कि CRF के पेशेंट में क्या होना चाहिए, माइल्ड एनीमिया। फोर्थ there will be calcium level which will be imbalance। कैल्शियम लेवल क्या हो सकता है, imbalance हो सकता है। इसकी वजह से there may be weakening of bones and this can lead to fractures actually। तो हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता है और वो कन्वर्ट करता है 25 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल को 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल में। 25 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की, और 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म है। लेकिन ये कन्वर्जन किस में होता है, किडनी में। और ये जो विटामिन D है ये किडनी हार्मोन की तरह काम करता है। इट विल एक्ट ऑन द इंटेस्टिनल एपिथेलियम एंड द एपिथेलियम ऑफ द PCT, और वहां से एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की मदद करता है ताकि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन किया जा सके। तो अगर रीनल फेलियर हो रहा है, सो वी एक्सपेक्ट दैट द पर्सन मे हैव एन कैल्शियम इम्बैलेंस। फिफ्थ,
देयर विल बी एसिडोसिस। हालांकि हमें ये पहले लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप ये समझिए, क्योंकि मैं जानता हूं एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है किडनी का, और बॉडी में अगर H+ आयन इकट्ठे हो रहे होंगे तो दिस पर्सन इज लाइकली टू लैंड अप इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। प्लीज रिमेंबर द ब्लड pH हैज टू बी मेंटेन्ड विद इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ 7.33 to 7.44 and any pH less than 7.2 can be gravely detrimental to the life of the person. So ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक रीनल फेलियर की। और सिक्स्थ आप जानते हैं, क्योंकि किडनी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट आफ्टर लिवर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड हेंस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन बिटवीन मील्स, एंड देयरफॉर अ पर्सन ऑफ CRF is likely to suffer from the inability to maintain the blood glucose level between the meals. So the sixth problem would be inability to maintain blood glucose in between meals. तो हम ये देख रहे हैं कि जिस पेशेंट की प्रोग्रेसिवली किडनी खराब होती जा रही है उसमें ओलिग्यूरिया, एनयूरिया तो अभी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन शुरू में क्या आप देखेंगे, ओलिग्यूरिया देखेंगे, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, इंक्रीज। इसे आपने कहा यूरीमिया। बॉडी में जो टोटल बॉडी वाटर कंटेंट है वो इंक्रीज हो सकता है। दिस में लीड टू द स्वेलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, एंड बिकॉज द ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज दिस पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। सॉल्ट इम्बैलेंस में हम जिस सॉल्ट इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, जो हमें पता होना चाहिए, नंबर 1 वो हाइपरकैलीमिया है। सीरम पोटेशियम लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। दिस कैन लीड टू रैपिड कार्डियक अरेस्ट। एनीमिया माइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैल्शियम इंबैलेंस, वीकनिंग ऑफ बोन्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनेबिलिटी टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज इन बिटवीन मील्स। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज क्रोनिक रीनल फेलियर। अब जैसा कि मैंने आपको यह बताया है कि क्रोनिक रीनल फेलियर बेसिकली किस तरह का डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव, और धीरे धीरे किडनी का फंक्शन क्या होता जाएगा, खराब होता चला जाएगा। सो अल्टीमेटली दिस पेशेंट विल लैंड अप इन व्हाट इज कॉल्ड एज ESRD, विच इज एंड स्टेज रीनल डिजीज, जहां पर किडनी का फंक्शन बहुत ज्यादा खराब हो गया है और लाइफ को मेंटेन नहीं किया जा सकेगा। इस कंडीशन में आने के बाद में दिस पर्सन विल रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड एज रीनल ट्रांसप्लांट। तो अगर किसी आदमी की दोनों किडनीज खराब हो रही हैं और क्रोनिक रीनल फेलियर उसमें हो जा रहा है, ग्रेजुअली वो लैंड करेगा किसमें, एंड स्टेज रीनल डिजीज में, तब हमारे पास केवल एक ट्रीटमेंट ऑप्शन रह जाएगा, दैट इज रीनल ट्रांसप्लांट। हमें इसकी किडनी को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि रीनल ट्रांसप्लांट बहुत आसान काम नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज अ बिग इशू। किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आज भी हमारे जैसे कंट्री में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक बनता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर। दूसरी चीज आप जानते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हमने बहुत ज्यादा अनरिलेटेड डोनर से किडनी ले ली तो चांसेस ये हैं कि ग्राफ्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं रीनल ट्रांसप्लांट से पहले टू जज द सूटेबिलिटी और द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट। तो हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों का जितना ज्यादा एंटीजन, अगर आपको इम्यूनिटी चैप्टर से याद आ रहा है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स, जिनको नॉर्मली MHC कहते हैं, वो मिलाए जाते हैं। और इस टेस्ट को हम कहते हैं टिश्यू टाइपिंग। टिश्यू टाइपिंग में हम चेक करते हैं कि HLA एंटीजन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, विच इज कॉल्ड एज द हैप्लोटाइप। जितना ज्यादा HLA एंटीजन एक दूसरे के पास होंगे उतने कम चांसेस होंगे रीनल ट्रांसप्लांट के रिजेक्ट होने के। नंबर 2, आपने 12th में पढ़ा हुआ है कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जिसे हम साइक्लोस्पोरिन कहते हैं। साइक्लोस्पोरिन इस ग्राफ्ट रिजेक्शन को कम करने में मदद करती है। और नंबर 3, आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि द एडवेंट ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय मिल्स्टीन एंड कोलर, द डिस्कवरी ऑफ कौन सी एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, किनके द्वारा, मिल्स्टीन एंड कोलर। दीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज द मैजिकल बुलेट्स। इन एंटीबॉडीज की मदद से आज ये पॉसिबल है कि हम केवल एक फ्रैक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम जो कि केवल इन्वॉल्व होता है किसमें, ग्राफ्ट रिजेक्शन में, उसी को सप्रेस कर सकें ताकि पेशेंट की पूरी इम्यूनिटी कम ना हो जाए। वी डू नॉट वांट टू यूज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोसप्रेसेंट दैट डिक्रीजेस बोथ T cells and B cells because we know only T cells are involved in graft rejection. So I will like to suppress only the T cell. So the advent of the drug like cyclosporin and the advent on the discovery of the magical bullets also called as the monoclonal antibodies has gone a long way in ensuring a higher success rate of the renal transplant. Now it has become a routine surgery and the results are very good and the chances of graft rejections are minimized. लेकिन इसमें टाइम लगेगा।
तो हमें यह बात समझ में आ गई कि हम इस रीनल ट्रांसप्लांट को ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, उसके चांसेस को कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उस बीच में मैं जानता हूं कि इस पेशेंट के साथ में यह समस्या आ रही है, तो मैं जब तक रीनल ट्रांसप्लांट ना हो जाए टाइम बाय करने के लिए जो काम कर सकता हूं इस पेशेंट को हेल्प करने के लिए, वो ये है कि मैं इसके ब्लड को बॉडी से बाहर निकालूं, एक मशीन में ले जाऊं, वहां से इस ब्लड को क्या करूं, प्यूरिफाई करूं, और प्यूरिफाई करने के बाद में जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको वापस इसकी बॉडी में पहुंचा दूं। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। तो सीआरएफ के पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का बेसिक मकसद ये है कि ये जो पेशेंट जो एंड स्टेज रीनल डिजीज में जा रहा है इसको हम धीरे से मदद कर सके ताकि ये नॉर्मल सी लाइफ जीता रहे तब तक जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, डोनर ना मिल जाए, और हम इसके लिए किसके लिए तैयार हो सके, रीनल ट्रांसप्लांट के लिए। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो हीमोडायलिसिस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मैं इस पेशेंट के जो कि यूरीमिया से सफर कर रहा है उसकी बॉडी से क्या बाहर निकालूंगा, ब्लड, उसको आर्टिफिशियली क्या करूंगा, प्यूरिफाई करूंगा, और प्यूरिफाइड ब्लड को कहां भेज दूंगा, बॉडी में वापस भेज दूंगा। सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल समझिए। मैं कोशिश ये करूंगा कि ये मान लीजिए अपर लिम्ब है, ये पार्ट है, यहां पर एक आर्टरी है, मैंने आर्टरी में एक कैनुला डाला, और उससे मैं ब्लड को बॉडी से बाहर ले आया। सो वी आर सीइंग द प्रोसेस ऑफ द हीमोडायलिसिस। मेरा पहला काम यह है कि ये जो ब्लड है जिसे मुझे प्यूरिफाई करना है, क्योंकि इसकी किडनी खराब हो रही है और वो खुद ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है, तो मैं इस ब्लड को इसकी बॉडी से बाहर लेके आऊं। इसके लिए मैंने कैनुला डाला है एक आर्टरी में। से फॉर एग्जांपल यहां पे आपने रेडियल आर्टरी में क्या डाल दिया है, कैनुला, तो वो ब्लड कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। आने के बाद में आपने दो काम करने हैं। आप ये चाहते हैं कि ये ब्लड कोएगुलेट ना हो। जब आप बॉडी से बाहर ला रहे हैं ब्लड को तो चांसेस क्या है कि ब्लड क्या कर सकता है, क्लॉट कर सकता है, द पर्पस विल बी डिफीटेड। तो सबसे पहले आपने क्या चीज को प्रिवेंट करना है कि ये जो ब्लड आप बॉडी से बाहर ला रहे हैं ये बॉडी के बाहर आकर के क्या ना हो, क्लॉट ना हो। इसके लिए एक तो आप इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। आप जानते हैं कि जब आप ठंडा करते हैं किसी चीज को तो प्रोटीन टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाते हैं। मैं उन प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं चांसेस ऑफ क्लॉटिंग को क्या कर रहा हूं, रिड्यूस, और इसमें मैं ऐड करूंगा हेपेरिन। हेपेरिन यू नो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट। तो ये दोनों काम मैंने इसलिए किए क्योंकि जो मैं ब्लड को बॉडी से बाहर ला रहा हूं ये बॉडी के बाहर आकर के क्या ना हो जाए, क्लॉट ना हो जाए। मैं इसके प्रेशर को चेक करूंगा, और एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करूंगा अगर मुझे कुछ करना है तो। और इसके बाद में मैं इस ब्लड को एक यूनिट में ले जाऊंगा। इस यूनिट को हम कहेंगे डायलाइजर। इस यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, डायलाइजर। तो आपने बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला, उसको प्रिवेंट किया कि वो कोएगुलेट ना करे, उसके प्रेशर को आपने चेक किया, अगर कोई आपने इंटरवेंशन करनी है यहां पर तो आपने किया, और आप इस पर्टिकुलर ब्लड को कहां ले गए हैं, एक यूनिट में ले गए हैं, जिस यूनिट को आपने क्या कहा है, डायलाइजर। इस डायलाइजर में सेलुलोज की मेम्ब्रेन्स होंगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैंने जो पार्टीशंस बनाए हैं ये क्या है, सेलुलोज की मेम्ब्रेन्स हैं। सो इस डायलाइजर के अंदर सेलुलोज की मेम्ब्रेन है। ये सेलुलोज की मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, एंड यहां पर मैं इनके अक्रॉस ब्लड को क्या कराऊंगा, प्यूरिफाई कराऊंगा। सो हीमोडायलिसिस में व्हाट वर्क्स एज एन आर्टिफिशियल किडनी आर दीज मेम्ब्रेन्स, द मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इसके दूसरी तरफ तो इसका मतलब इस मेम्ब्रेन की तरफ, ये बड़ा रफ डायग्राम है, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा। इसके एक तरफ तो ये ब्लड आएगा जिसमें कि बहुत सारी खराब चीजें पड़ी हुई हैं जिसमें से मुझे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, और दूसरी तरफ काउंटर करंट मैकेनिज्म से, काउंटर करंट मैंने आपसे कहा था कि जब दोनों एडजेसेंट लिम्स में फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो, तो अगर आप ब्लड यहां से ला रहे हैं तो ये फ्लूइड आपने यहां से भेजनी है, और इस फ्लूइड को आप कहते हैं डायलाइसेट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, जो सेलुलोज मेम्ब्रेन है, इसके एक तरफ तो आप क्या लेकर के आ रहे हैं, ब्लड, और दूसरी तरफ एक फ्लूइड आप लेकर के आ रहे हैं। ये फ्लूइड आपने बनाई हुई है, इस फ्लूइड को आपने क्या कहा है, डायलाइसेट कहा है। तो यहां पर आपने क्या कहा है, डायलाइसेट, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, काउंटर करंट। तो जब ये दोनों फ्लूइड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होगा, और कौन सी चीजों को मुझे ब्लड से बाहर निकालना है वो मैं पहले ब्लड टेस्ट से देख लूंगा। जब मैंने एक्सप्लेन
एक्सप्लेन किया था कि सीआरएफ के पेशेंट को क्या होगा, पोटाशियम बढ़ा हुआ होगा, ग्लूकोज कम होगा, तो मैं डायलाइसेट से ग्लूकोज ऐड करने की कोशिश करूंगा, मतलब डायलाइसेट में ग्लूकोज ज्यादा होना चाहिए, ब्लड में जाना चाहिए। और अगर बेटे मेरे को निकालना है पोटाशियम, तो डायलाइसेट में पोटाशियम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑब्वियसली यूरिया का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यूरिया, पोटाशियम जैसी चीजें मैं ब्लड से कहां लाऊंगा, डायलाइसेट में, और डायलाइसेट से कुछ चीजें किसमें ऐड करूंगा, ब्लड में ऐड करूंगा। और ये मैं किसके क्रॉस करूंगा, सेलुलोज मेम्ब्रेन, जो कि ऐड कर रही है आर्टिफिशियल किडनी की तरह। अब मैं यहां से प्यूरिफाइड ब्लड को कलेक्ट करूंगा। प्यूरिफाइड ब्लड को कलेक्ट करूंगा तो मुझे फिर दो काम करने पड़ेंगे। मैंने यहां पर क्या किया था, ब्लड को कूल, तो मैं यहां पर उसको वार्म करूंगा टू दी बॉडी टेम्परेचर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये जो कूल ब्लड है वापस बॉडी में नहीं पहुंचाऊंगा। अगर आपने बहुत ठंडा ब्लड वापस बॉडी में पहुंचा दिया तो आप कोर का टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा कम कर देंगे। इट विल लीड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग शिवरिंग एंड इट मे बी डेट्रीमेंटल टू द लाइफ इवन। तो हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट में अनकंट्रोल्ड शिवरिंग हो जाए। मैं उसकी बॉडी कोर के टेम्परेचर को अचानक क्या नहीं करना चाह रहा हूं, कम नहीं करना चाह रहा हूं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैंने जो पहले कूल किया था मैं उसको क्या करूं, बॉडी टेम्परेचर पे वार्म करूं। आपने यहां पर ऐड किया था हेपेरिन, तो आप हेपेरिन का एंटीडोट ऐड करेंगे। एंटीडोट एक ऐसी ड्रग होती है जो किसी और ड्रग के इफेक्ट्स को बहुत तेजी से क्या कर दे, रिवर्स कर दे। और ये जो एंटीडोट हम देख रहे हैं, इस एंटीडोट को हम कहते हैं प्रोटामीन सल्फेट। इस एंटीडोट को हम कहते हैं प्रोटामीन सल्फेट। तो यहां पर ये जो दो काम किए हैं, इसके उल्टे काम आपने किए हैं। आपने एक बार फिर चेक कर लिया प्रेशर वगैरह, अगर आपने देखा कोई और चीज इसमें ऐड करनी है या हटानी है तो वो इंटरवेंशन आप यहां कर सकते हैं। और इस प्यूरिफाइड ब्लड को वापस ले जाकर के आपने वेन में छोड़ दिया। आपने कहां पर छोड़ दिया, वेन में छोड़ दिया। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, हीमोडायलिसिस का बेसिक प्रिंसिपल है। आई होप यू हैव इजीली अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इट स्टैंड्स फॉर। तो मैं देखता हूं, एक डायग्राम के हिसाब से मैं देखने की कोशिश करता हूं कि ये हीमोडायलिसिस का एक्चुअली सर्किट कैसे बनता है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमने क्या किया है, ये पेशेंट से बाहर क्या लेके आए हैं, ब्लड को लेकर के आए हैं। हमने प्रेशर वगैरह चेक किया है, हमने रिमूव ब्लड फॉर क्लीनिंग, हमने आर्टीरियल प्रेशर को क्या किया है, मेजर किया है। और उसमें हमने यहाँ पर हेपेरिन वगैरह ऐड किया है। और ये मैं किस में ले गया हूँ, डायलाइसर में। डायलाइसर में मैं एक तरफ से क्या लेके जा रहा हूँ, डायलाइसेट, दूसरी तरफ से इम्प्योर डायलाइसेट को हटाए जा रहा हूँ। यहाँ पर ब्लड क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाइड ब्लड को आपने इस डायलाइजर में कलेक्ट किया है, फिर आपने प्रेशर को मॉनिटर करके इसको वापस किस में पहुंचा दिया है, वेन में। तो इसको अगर हम दोबारा समझने की कोशिश करें, मैंने आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला, इसमें मैंने ऐड किया हेपेरिन। मैंने आपसे कहा था कि आप ठंडा भी करेंगे इसको, आप एक इस बॉक्स की जगह में ले गए, इस मशीन में। इस मशीन को आपने क्या कहा है, डायलाइजर। इस डायलाइजर में आपके पास सेलुलोज की मेम्ब्रेन होगी, एक तरफ उसमें ब्लड जाएगा, दूसरी तरफ डायलाइसेट जाएगा, और वहां पर काउंटर करंट एक्सचेंज होना चाहिए। और उसकी वजह से ब्लड क्या होता जाएगा, प्यूरिफाई। और इस प्यूरिफाइड ब्लड को आप इकट्ठा करके आप इसको वापस पहुंचा देंगे बॉडी में, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। दिस इज हाउ द ब्लड विल बी प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। नाउ दिस इज हीमोडायलिसिस। इसके बारे में एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए, आपने हीमोडायलिसिस में केवल ब्लड को बॉडी से बाहर लाके प्यूरिफाई करके वापस किस में पहुंचा दिया है, बॉडी में। यू हैव नॉट करेक्टेड द एबनॉर्मेलिटी ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट डिजीज इज गोइंग ऑन, दैट विल स्टिल बी प्रोग्रेसिव, द पेशेंट विल lead up to the ESRD. You are just buying time for renal transplantation. So I hope this is absolutely clear to everybody. तो अच्छे से हमें समझ में आ गया है कि हम इस हीमोडायलिसिस में केवल ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें टाइम मिल जाए ताकि इस पेशेंट को हम तैयार कर सकें किसके लिए, रीनल ट्रांसप्लांट के लिए। इमरजेंसी सिचुएशंस में मान लीजिए हीमोडायलिसिस का भी आपके पास मौका नहीं है, या आप एम्बुलेटरी पेशेंट में कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो आपकी एब्डोमिनल वॉल है, इसके अंदर जो पेरिटोनियम होती है, तो आपने यहां पर एक नीडल डाली और नीडल को आप ले गए पेरिटोनियम कैविटी के ऊपर, और आपने डायलाइसेट, तो पेरिटोनियम के ऊपर आपने डायलाइसेट इकट्ठा कर दिया। इस तरफ आपका ब्लड है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल डायलिसिस। फंक्शन सेम है, फंक्शन यही है कि ब्लड को आपने क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन याद करिए, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। एक क्वेश्चन ये आएगा कि हीमोडायलिसिस करते क्यों है, यूरीमिया किसे कहते हैं, सीआरएफ के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। नंबर 2 क्वेश्चन ये आएगा कि आप ब्लड को बाहर कौन सी वेसल से लेके आ रहे हैं, आर्टरी से, और वापस किस में भेज रहे हैं, वेन में। अगर आपको बार बार क्या करना है, डायलिसिस करना है, तो आप प्लास्टिक सर्जन से कह करके एक आर्टरी और वेन को आपस में जुड़वा सकते हैं। इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ फिस्टुला, और आप फिस्टुला बना करके दैट विल फैसिलिटेट। अगर आपको डेली क्या करने पड़ रहे हैं, अगर आपको डेली क्या करना पड़ रहा है, डायलिसिस, तो बड़ी आसानी से आपको बार बार पंचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दूसरी चीज, आपने कूल किया था, हेपेरिन ऐड किया था। और आर्टिफिशियल किडनी का काम किसने किया था? सेलुलोज की मेम्ब्रेन ने। और ये सेलुलोज की मेम्ब्रेन रिपीटेडली डायलिसिस में बार बार क्या की जा सकती है? इस्तेमाल। देयर वाज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द डायलाइजर एंड यू नो द फ्लूइड इज कॉल्ड एज डायलाइसेट। द कंपोजिशन इज इन माय हैंड। मुझे जो चीज निकालनी होगी उसकी कंसंट्रेशन डायलाइसेट में कम होगी, ब्लड में ज्यादा होने दीजिए, और जो मुझे ब्लड में ऐड करनी है उसमें डायलाइसेट में क्या कर दीजिए, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, ताकि ये डायलाइसेट से किस में जाए? ब्लड में। जब आप प्यूरिफाइड ब्लड को इकट्ठा करें तो वार्म जरूर कीजिए। नंबर 2, उसमें प्रोटामीन सल्फेट मिलाइए जो कि एंटीडोट है हेपेरिन का, और वापस ले जाकर के वेन से बॉडी में छोड़ दीजिए। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हीमोडायलिसिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।